पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड डलहौजी ने 3 बड़े काम सरअंजाम दिए और उनमें सबसे बड़ा कारनामा ब्रिटिश इंडिया की हुदूद को बड़ी हद तक वसअत देना था। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान की बहुत सी शाही रियासतों को धोखे या ताकत के जरिए बरतानवी राज में शामिल करके एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद डाली। ताहम इसके साथ साथ डलहौजी का एक और काम गैर मुनक़सम हिंदुस्तान में रेलवे, सड़कों, मवासलात और नहरों का जाल बिछाना भी था। डलहौजी के सवाने निगार विलियम विल्सन हंटर लिखते हैं कि हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनने से पहले डलहौजी को 3 जिम्मेदारियां, सरहदों की तौसी, हिंदुस्तान का इत्तेहाद और हिंदुस्तान के माशी वसाइल का इस्तेहसाल सौंपी गई थी। उनके मुताबिक डलहौजी इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के अवाम के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो डलहौजी की इन्हीं पॉलिसियों ने उनको यहाँ के लोगों से दूर कर दिया। मरूफ मौरख अमार फारूकी ने अपनी किताब गवर्नर्स ऑफ एम्पायर में डलहौजी को एक मुतनाज़ा गवर्नर जनरल करार दिया है और लिखा है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि डलहौजी के इक़दामात ने ऐसे हालात पैदा किए जिसके नतीजे में 1857 में पहली जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ। अभी वो महज 35 बरस के थे जब उन्हें हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर कर दिया गया। यूँ उन्हें हिंदुस्तानी सरजमीन पर कदम रखने वाले सबसे कम उम्र गवर्नर जनरल बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मुसन्निफ़ एल.जे. ट्रूटर अपनी किताब लाइफ ऑफ मार्क्विस ऑफ डलहौजी में लिखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव और डलहौजी में फ़र्क ये था कि जब क्लाइव बंगाल के हुक्मरान बने तो वो कम उम्र थे, जबकि डलहौजी को हिंदुस्तान से वाकिफ़ियत न होने या तजुर्बे के बगैर बराह रास्त हिंदुस्तान के आला तरीन ओहदे पर तैनात किया गया था। उनके मुताबिक वो ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में तैनात हुए जब उनका सियासी करियर बरतानिया में अभी शुरू ही हुआ था। ताहम डलहौजी ने इस तकर्रुरी के लिए लॉबिंग नहीं की थी। दरहकीकत इस वक्त के वज़ीर आज़म लॉर्ड जॉन रुसल बरतानिया के तेज़ी से बदलते सियासी मंजरनामे में नए इत्तेहाद बनाने के ख्वाहां थे। वो चाहते थे कि डलहौजी के ताकतवर दोस्त उनके पीछे खड़े हों, इसलिए उन्होंने डलहौजी को इस ओहदे की पेशकश की। उन्होंने पहले डलहौजी को अपनी काबीना में शामिल होने की दावत दी थी, जिसे डलहौजी ने मुस्तरद कर दिया था। डलहौजी का ताल्लुक स्कॉटलैंड के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था। उनका शानदार घर डलहौजी कैसल एडनबर्ग से थोड़े फासले पर वाक़ था। अब उसे एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया है। पंजाब के बाद डलहौजी को अगली कामयाबी बर्मा में मिली। अप्रैल 1852 में बरतानवी अफवाज ने बर्मा के शहर रंगून पर हमला करके कब्जा कर लिया। 2 माह बाद अंग्रेज़ों ने एक और अहम शहर पीगो पर कब्जा कर लिया। किंगबांग से उनकी सल्तनत से छीन ली गई और तमाम ज़मीन को बरतानवी इलाका बना दिया गया, जिसे लोअर बर्मा का नाम दिया गया। बर्मी जंग के दौरान डलहौजी ने अपनी फ़ौज के हौसले बुलंद करने के लिए मानसून की शदीद बारिशों का मुकाबला करते हुए कलकत्ता से बर्मा तक मार्च किया। 30 साल बाद 1885 में शुमाली बर्मा पर भी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। किंगबोंग ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान को गिरफ्तार करके उन्हें हिंदुस्तान के रत्नागिरी में जलावतन कर दिया गया, जहाँ सना 1916 में उनकी मौत वाक़ हो गई। 5 साल बाद झांसी में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई जब राज गंगाधर राव चल बसे। उस वक्त उनकी कोई औलाद नहीं थी। जॉन विल्सन अपनी किताब इंडिया कॉन्कर्ड में लिखते हैं कि कंपनी ने झांसी के राजा गंगाधर राव की अहलिया रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की पेंशन दी, लेकिन उन्हें उनके लिए पालक बेटे समेत अपने शौहर के किले से निकाल दिया गया। बाद में वो एक बागी रहनुमा बनकर उभरे। दूसरी जानिब कंपनी ने उनके लिए पालक बेटे को जब पेंशन देने इनकार कर दिया तो उन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की क़ियादत की। सना 1856 में डलहौजी का दौर ख़त्म होने से कुछ देर पहले उन्होंने उदय को बरतानवी सल्तनत में ज़म करने का काम भी मुकम्मल कर लिया। अमर फारूकी लिखते हैं, शुजा अल दौला की मौत के बाद 8 साल तक अंग्रेज़ों ने उदय पर बिलवासिता कंट्रोल हासिल किया, जिसकी खुद मुख्तारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। 18वीं सदी के आखिर तक उदय में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नुमाइंदा रेजिडेंट मुतवाज़ी ताकत के मरकज़ के तौर पर उभर चुका था, जो नवाब के दरबार से ज़्यादा ताकतवर हो गया। डलहौजी ने नवाब की बाकी मानदा ताकत को ख़त्म करने का फ़ैसला किया।
जनवरी 1849 में बरतानवी रिहायशी सुलेमान ने इत्तला दी कि रियासत का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। 1855 में बरतानवी काबीना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उदय के इल्हाक करने का फैसला किया। फरवरी 1856 में उदय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़ब्त कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता जलावतन कर दिया गया। मुकम्मल होने पर डलहौजी ने अपने फ़राइज़ नए मुकर्रर करदा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के हवाले कर दिए। डलहौजी सुबह 6 बजे उठते और अगले 2 घंटे तक बेड पर बैठे बैठे से ही दफ्तर का काम करते। कैप्टन ट्यूटर लिखते हैं कि सुबह 8 बजे वो नाश्ता करते, जिस दौरान वो हिंदुस्तानी अखबारात पर भी नज़र डालते। 9:30 बजे वो दफ्तर के काम के लिए अपनी मेज़ पर जाते तो फिर शाम के 5:30 बजे तक इस पर विराजमान रहकर मुसलसल काम करते। अपना लंच भी डलहौजी अपने दफ्तर की मेज़ पर करते। वो 8 घंटे तक बिला तवक्कुफ काम करते। वो कम खाते पीते, ताहम जो कुछ वो खाते वो पुरतकल्लुफ़ और शाहाना होता था। दूसरी जानिब जहां डलहौजी के ज़्यादातर पेशरो बेशतर ज़मीनों को अपने हिंदुस्तानी दोस्त बादशाहों को तोहफ़तना दे चुके थे, वहीं डलहौजी ने इस पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली की और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को बरतानवी राज में शामिल करने का बेड़ा उठाया। मार्क बीनस जोन्स अपनी किताब दी वाइसराय ऑफ इंडिया में लिखते हैं, इस पॉलिसी के तहत वस्ती हिंदुस्तान और उदय की कुछ शाही रियासतों को बरतानवी राज में शामिल किया गया और उसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत में हलचल मचा दी, जिसके नताइज डलहौजी के जानशीनों को भुगतना पड़े। जब डलहौजी को यह खबर मिली कि महाराजा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ मुआहदा कर लिया है तो वो बहुत खुश हुए। अपने एक दोस्त को लिखे खत में डलहौजी ने लिखा कि मैं मामले की तह तक पहुंच गया। महाराजा ने जो मुआहदा हमारे साथ किया है, इसके मुताबिक को नूर हीरा मलिका बरतानिया को भेजा जाएगा। जब महाराजा दलीप सिंह मुआहदे पर दस्तखत कर रहे थे, तब ही डलहौजी ने दलीप सिंह को पंजाब से 650 मील दूर फतेहगढ़ किले भेजने का फैसला किया था। दूसरी जानिब दलीप सिंह को अपनी मां जिंदन कौर से अलग कर दिया गया और एक अंग्रेज जोड़े की हिफाजत में रखा गया। बाद में दलीप सिंह ने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया और उन्हें इंग्लिस्तान भेज दिया गया।